नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक कुमार +2 शिक्षक गया गाइडेंस प्रोग्राम के क्लास 10th क्रैश कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं ज्योग्राफी का नेक्स्ट अध्याय जो कि आपके एग्ज़ाम 2022 में महत्वपूर्ण होगा वो टॉपिक्स लेके आया हूँ। बिहार के छात्र जो कि उनका पुस्तक है भारत संसाधन उपयोग, इसमें हमने पिछला क्लास लिया था, 2 चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके पॉइंट्स को मैंने डील किया था। आज जो 2 चैप्टर मैं लेके आया हूं बच्चों आप लोगों के लिए वो है जल संसाधन, पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर अध्याय जो है वो है वन एवं वन प्राणी संसाधन। आप लोग पढ़े होंगे इसको, ठीक है। फिर भी मैं सिर्फ एक रिवीजन और इसका महत्वपूर्ण प्रश्न और पॉइंट्स दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो जो पहला चैप्टर है बच्चों जल संसाधन। जल संसाधन जैसा कि आप लोग जानते हो कि जल हम लोगों के जीवन के लिए, मानव हो या जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक भागीदारी देता है जीवन में। अगर जो जल नहीं है तो जीवन अधूरा है या जीवन समाप्त होने की पूर्ण संभावना होती है, ठीक है। या फिर जल बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो आदमी या जीव जंतु, पेड़ पौधे भी मर सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। तो जल एक औसत में रहना चाहिए जीवन में, न ज़्यादा न कम, ठीक है। तो जल औसत में हो गया। दूसरा चीज़ है कि जल है प्रदूषित भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो है बच्चों थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि जल का उपयोग कैसे कैसे होता है। जल जैसे कि अब जल संसाधन की बात कर रहे हैं, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने संसाधन की पूरी परिभाषा बताई थी, पूरी तरह डिटेल्स में बताया था। तो संसाधन में जल संसाधन, ठीक है। संसाधन किसे कहते हैं? जो कि उपयोग किया जा रहा है और इसी उपयोग में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है। तो जल जो है बच्चों, इसमें अगर जो आपके जीवन से जल को हटा दिया जाए, ठीक है, एकदम निकाल दिया जाए, तो अभी तो सर्दी का समय है तो कितने लोग नहाते हैं, कम नहा रहे हैं या फिर कम जल पानी पी रहे हैं। तो आज सर्दी में कम अनुभव होता है, लेकिन गर्मी के दिनों में कुछ लोग 3 बार 4 बार खूब स्नान करते हैं और पानी भी खूब पीते हैं। तो ये तो पीने और नहाने की बात हुई। जल का उपयोग अगर जो पीने नहाने तक सीमित रहता तो और बात थी, लेकिन जल का उपयोग जो है बच्चों बहुत सारे कार्यों में होता है। जैसे कि यहाँ पर हम एक पिक्चर दिखा रहे हैं, इसमें देखो सिंचाई, सबसे ज़्यादा जल का उपयोग हो रहा है तो सिंचाई में, ठीक है, खेती में। तो ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जल का उपयोग खेती में हो रहा है। खेती में उसके बाद जो है जल का उपयोग उद्योगों में हो रहा है, इंडस्ट्री में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जल का उपयोग जो है ऊर्जा उत्पादन में हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन में, ठीक है, बिजली के उत्पादन में हो रहा है। उसके बाद जल का जो है घर में तो उपयोग हो ही रहा है, घरेलू कार्यों में, ठीक है। उसके बाद मत्स्य पालन में भी जल का उपयोग हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जल क्रीड़ा, जल में नाव चलाना या जल में तैरना, ठीक है। नदियों में हम लोग तैरते हैं, तालाबों में तैरने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जल में यातायात, समुद्र में, नदियों में हम लोग यातायात, जल पे यातायात करते हैं, नाव से, बड़े बड़े जहाज़ों से। तो जल का उपयोग जो है बहुत सारे कार्यों में किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसमें जो सवाल बनता है, उत्पन्न होता है आपके एग्ज़ाम में 2022 मैट्रिक, बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्ज़ाम में, इसमें सवाल बहुत ही अच्छा बन रहा है कि जल संकट क्या है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सवाल आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा, लेकिन संभावना है, क्योंकि जो भी हम लोग सवाल लेके आए हैं बच्चों, मैं जो सवाल लेके आया हूँ 10 वर्षों का जो पिछला एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है, उसी के आधार पर ये सवाल मैं तैयार किया हूँ, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं बच्चों कि ज्योग्राफी जो होता है मानचित्र की चीज़ है। आप प्रयास करना कि मानचित्र का अध्ययन करते रहें, एटलस लेकर अध्ययन करते रहो, ठीक है। उसी के अनुसार जो है आप क्वेश्चन वगैरह भी इसमें लिख सकते हो। तो इसमें जो है सवाल है, लघुतरीय सवाल है, इस तरह आएगा, जल संकट क्या है, ठीक है। तो जल संकट जो है बच्चों इसको 2 वर्गों में रखा गया है। जल संकट को 2 वर्गों में रखा गया है। पहला है मात्रात्मक जल संकट और दूसरा है गुणात्मक जल संकट। मात्रात्मक होती है क्वांटिटी, मात्रात्मक
कि 1 लीटर 2 लीटर ये क्या हुआ, मात्रा हो गई है ना, या फिर कितनी उसकी मात्रा है। तो जैसे कि मात्रात्मक में, क्वांटिटी में जल जो है अब शुद्ध नहीं मिल रहा, शुद्ध मीठा जल जिसको बोलते हैं वो चीज नहीं मिल पा रहा है, ये उसमें कहीं ना कहीं वो प्रदूषित हो रहा है, जिसके कारण वो मीठा नहीं रह पा रहा है। तो शुद्ध जल की मात्रा घटते जा रही है, ठीक है। और दूसरा है जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जल संसाधन का जो अत्यधिक दोहन के कारण जो है मीठे जल की मात्रा घट रही है। तीसरा पॉइंट आप लिखोगे, शहरों में पक्के मकान और सड़कों के कारण जो है वर्षा का जल भूमिगत नहीं हो पाती है और वो बह जाती है, जिसके क्या कारण क्या होता है, देखोगे कि पानी बह जा रहा है, भूमिगत जल का अंडरग्राउंड वाटर जो है वो धीरे धीरे गिरते जा रहा है, भूमिगत जल जो है और नीचे जा रही है। तो ये जो एक चीज बता दें बच्चों, एग्जाम में जो भी आप प्रश्न लिखोगे उसको अगर जो आप पॉइंट वाइज लिखते हो तो यहां पर आपको एग्जाम में नंबर अच्छा मिलने की संभावना होती है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनी जो होते हैं पॉइंट देखकर आपको नंबर बैठाते हैं, और आप पॉइंट सब लिख रहे हैं, मात्रात्मक जल जो है संकट जो है इसमें लिख दिए 3 पॉइंट लिख दिए, फिर जो है गुणात्मक में 3-4 पॉइंट लिख देना। तो मात्रात्मक में हम क्या बता रहे थे कि जो है शहरों के पक्के मकान, देखो आप अपने शहर में भी देख लो, या फिर यहां एक पिक्चर दिखा रहे हैं हम शहर, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, शहरों में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना भी भवन हो, मकान हो, रोड हो, जितना भी है सब का सब क्या है, कंक्रीट से बना हुआ है, सीमेंट का बना हुआ है। तो सीमेंट से बने होने के कारण जो बारिश का पानी हुआ जमीन पे गिरा, तो ये पानी आपको जमीन के अंदर नहीं जा पाता है, ठीक है, क्योंकि कंक्रीट होने के कारण पानी जो है बहता है, बाहर बह जाता है तेजी से। तो ये किसी भी शहर का देखोगे अंडरग्राउंड वाटर लेवल वो घट जाता है, वो छोटा शहर हो या दिल्ली जैसे बड़ा महानगर हो, ठीक है, वो सभी जगह आप देखोगे कि वहां का अंडरग्राउंड पानी लेवल जो है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वो कम होता है, नीचे होता है, गिरा हुआ होता है। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि वहां का शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क हो, मकान हो, सब का सब कंक्रीट का बना हुआ है, ठीक है। तो यही आपको लिखना है, और अगर जो आप पिक्चर सबको दिमाग में रखे रहोगे तो ये मात्रात्मक लिखने में आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि इस तरह का सवाल पूछा जाएगा तो हम समझते हैं बिल्कुल जनरल चीज है, ठीक है, आम जीवन में आप इसे देख रहे हो, ठीक है। तो इसको आप रटने की आवश्यकता नहीं है, बस पिक्चर देखो और इसको लिख दो, पिक्चर को दिमाग में सेट किए हुए रहो। मात्रात्मक में ये हो गया। गुणात्मक में संकट किस तरह का है, उसकी गुण में, क्वालिटी में, उसके जल की शुद्धता में किस तरह का संकट आ रहा है, तो उसको आप लिखोगे कि औद्योगिक अवशिष्ट, कृषि में प्रयुक्त रासायनिक उर्वरक, ठीक है, और कीटनाशक इत्यादि के जल में मिलने से जल प्रदूषित हो रहा है। देखो ये आपको हम दिखा रहे हैं कृषि क्षेत्र का। कृषि क्षेत्र में कोई भी कृषि में देखते हो आप, वहां पे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स या फिर रासायनिक उर्वरक का छिड़काव बहुत तेजी से होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत ज्यादा हो रहा है तो क्या यह जो है छिड़काव जो हुआ रासायनिक उर्वरक का, रासायनिक पेस्टिसाइड्स का, तो ये जो है आपको पानी में मिल जा रहा है कहीं ना कहीं, और पानी में मिलने के बाद ये पानी बह जा रहा है, बहने के बाद वो या तो अंडरग्राउंड में जा रहा है ये वाटर में, या फिर नदियों में या तालाबों में या कुओं में जा रहा है, तो वो पानी क्या हुआ, प्रदूषित हो गया। ये केमिकल समाप्त नहीं होते हैं, काफी समय तक वो पानी में बना हुआ रहता है। इसके कारण क्या हो रहा है, आपको पानी प्रदूषित हो रहा है। तो वो गुणात्मक, पानी के गुण में प्रदूषण उत्पन्न हो गया, ठीक है। औद्योगिक अवशिष्ट, जो इंडस्ट्री से जो अवशिष्ट निकलते हैं, कचरा निकल रहा है उद्योगों से, वो डायरेक्ट नदियों में गिरा दिया जा रहा है, जिसके कारण जो है नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखोगे, जल प्रदूषण के कारण जो है आपको बिहार और पश्चिम बंगाल में जल में आर्सेनिक नामक तत्व की मात्रा बढ़ गई है। किसकी मात्रा, आर्सेनिक नामक तत्व की मात्रा बढ़ गई है। कहां बढ़ गई है, बिहार और पश्चिमी बंगाल में, जल प्रदूषण के कारण।
ठीक है। उसके बाद सेम चीज दिल्ली, राजस्थान और महाराष्ट्र में जल प्रदूषण के कारण फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है। ये दोनों तत्व जो है बच्चों, आर्सेनिक और फ्लोराइड, बीमारियां मनुष्य के अंदर अलग अलग बीमारियां उत्पन्न करती है। जैसे कि आप जानते हो कि आर्सेनिक से डायरेक्ट लोगों को कैंसर होने की संभावना है, ठीक है। सबसे ज्यादा एक उदाहरण भी हम देना चाहेंगे आप लोगों को नॉलेज के लिए कि हरियाणा और पंजाब में इतनी ज्यादा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स की यूज हो रही है, केमिकल फर्टिलाइजर की, वहां कैंसर पीड़ितों की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे, पिक्चर को देखकर भी आप किसी भी आंसर को लिख सकते हो। तो इसमें लघु तरीये में मैंने जो शब्द पॉइंट्स दिए हैं, इस तरह से आप लिखते हो तो आपको नंबर अधिक मिलने की संभावना है, ठीक है। आप अपने तरीके से भी लिख लेना, लेकिन इस तरह का पिक्चर दिमाग में जरूर रखना कि जल संकट क्यों, शहरों के कारण, कृषि के कारण, उद्योग के कारण। इस तरह का पिक्चर दिमाग में रखोगे तो जल संकट का प्रश्न अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न बन रहा है बच्चों, लघु तरीये में ही इस अध्याय से, अंतरराज्यीय जल विवाद के क्या कारण है। अंतरराज्यीय, ठीक है। अंतरराज्यीय मतलब दो राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य। अंतरराज्यीय का मतलब ये हो गया 2-4 राज्यों के बीच में विवाद हो रहा है, उसका क्या कारण है, यह सवाल पूछ रहा, ठीक है। अंतरराज्यीय मीन्स राज्य, एक राज्य नहीं, 2 राज्य, इससे या 2 राज्य से ज्यादा। तो इसमें जो है हम लोग सभी लोग जान रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। और कृषि प्रधान होने के कारण भारत में सबसे ज्यादा जल का उपयोग सिंचाई में हो रहा है, सबसे ज्यादा सिंचाई में हो रहा है, सिंचाई के कार्य में हो रहा है, ठीक है। जल बहुत ज्यादा सिंचाई में यूज हो रहा है। और इसके साथ ही एक चीज और बता दें कि भारत एक बहुत विशाल भूखंड है, वहां पर बहुत सारी नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, बहुत सारी छोटी से लेके बड़ी नदियां, मुख्य सहायक नदियों से लेके मुख्य से लेके सहायक नदियां, बहुत सारी नदियां हैं। तो अनेक नदियां होने के बावजूद भी भारत में सिंचाई या कहो कि जल की आपूर्ति बहुत कम है, क्योंकि भारत में जनसंख्या, मनुष्यों की जनसंख्या भारत में बहुत ज्यादा है। आप लोग जान रहे हो कि विश्व में दूसरा स्थान रख रहा है, तो जल की उपयोगिता भी बहुत ज्यादा है। तो क्या होता है, जल आपूर्ति नहीं मिलने के कारण 2 राज्य में बहने वाली नदियों के कारण आपस में राज्यों में विवाद उत्पन्न हो जाता है कि नदी का जल का उपयोग हम सबसे ज्यादा करेंगे, एक राज्य बोलता है, तो दूसरा राज्य बोलता है कि हम ज्यादा उपयोग करेंगे, ठीक है। इसी जल उपयोग के कारण ही 2 राज्यों के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर हमने मानचित्र दिखाया है, इस मानचित्र में हमने दिखाया है कि भारत का मैप है, इसमें है कि बहुत सारी नदियां हैं भारत में, इधर कई एक राज्य हैं, ठीक है। तो जो पहला भी एक विवाद उदाहरण में आप लिख दोगे कि कृष्णा और गोदावरी नदी जल विवाद, कृष्णा और गोदावरी नदी जल विवाद जो है तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बीच में है। देखो, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के बीच में ये कृष्णा गोदावरी नदी जल विवाद है, ठीक है। यहां पर तेलंगाना चाहती है कि हम सबसे ज्यादा जल का उपयोग करें और आंध्र प्रदेश चाहती है कि हम सबसे ज्यादा कृष्णा गोदावरी नदी का जल का उपयोग करें, ठीक है। दूसरा जो विवाद है बच्चों, वो कावेरी नदी जल विवाद है। इसमें उदाहरण में लिख देना, कावेरी नदी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच में है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ठीक है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इन तीनों राज्यों के बीच में कावेरी नदी जल विवाद है, ठीक है। तो ये उदाहरण जरूर देना आप प्रश्न को लिखते समय, क्योंकि ज्योग्राफी में आप उदाहरण दोगे, मानचित्र बनाओगे तो अंक आपको अधिक मिलने की संभावना है और पूरा का पूरा अंक मिल जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा सवाल था इसमें लघु तरीये में। तीसरा जो सवाल है ये भी लघु तरीये सवाल है, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है कि भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण का वर्णन कीजिए। भारत का नदी प्रदूषित हो रहा है, उसका कारण बताएं। उसका कारण जो है बच्चों हमने लिख दिया है 3 लाइन में
लेकिन आप इस पिक्चर को देखो, तीनों पिक्चर को देखो, ठीक है। क्या है कि सभी नदियां जो है, सभी शहर में, अधिकांश शहर और गांव जो है नदियों के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और उनसे क्या है, गांवों से या शहरों से क्या निकल रहा है, नदियों में बहाया जा रहा है गंदगी, अपशिष्ट, कचरा घर का या उद्योग का, या फिर हम लोग जो कचरा बचता है उसको उठा के कहां नदियों में डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर घरेलू कचरा है, यहां पर उद्योग से निकला हुआ अपशिष्ट है, ठीक है। और तीसरा एक है, दिखा रहे हैं कि घर जो है नदियों के किनारे बसा हुआ है। तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण यहां पर हमने पिक्चर के माध्यम से दिखाया है, गंगा नदी। गंगा नदी जो ऐसे ही निकलता है बच्चों, हरिद्वार से निकलने के बाद जहां जहां से वो गुजरा और जहां जहां पर बड़े बड़े शहर मिले हैं, सभी जगह, कानपुर हो, इलाहाबाद हो, वाराणसी हो, पटना हो, कलकत्ता हो, जहां तक वो नदी पहुंच गया, उस जहां जहां पर उस नदी के किनारे शहर बसा हुआ है, वो सबसे ज्यादा प्रदूषित वो नदी हो रहा है, गंगा नदी, ठीक है। तो एक उदाहरण आप दे सकते हो गंगा नदी का। तो इसमें आप क्या लिखोगे प्रश्न के जवाब में, भारत की नदी, प्रश्न क्या है, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण का वर्णन कीजिए। तो इसमें लिखोगे कि भारत अधिकांश नदियां औद्योगिक अपशिष्ट, उद्योगों से निकलने वाली रासायनिक पदार्थ भी निकलते हैं, घरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा, या नदियों में चलने वाला जो वाहन होता है, जहाज जिसको बोलते हैं, उसका रासायनिक रिसाव होता है, उसका डीजल जो है निकल कर, या पेट्रोल जो जिससे भी वो चल रहा है, डीजल से चलता है, किरासन से चलता है, वो रिस कर नदियों में बह जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रही है, नदियां प्रदूषित हो रही है। उसका आप उदाहरण दे सकते हो कि इसका उदाहरण गंगा नदी है, कि गंगा नदी जो है देवप्रयाग, हरिद्वार से निकलने के बाद कानपुर, इलाहाबाद, पटना जैसे शहरों में प्रदूषित हो रही है, ठीक है। सबसे ज्यादा कानपुर में ये प्रदूषित हो रही है। उसके बाद जो है बच्चों, नेक्स्ट जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके पास बन रहा है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहां से आने की बहुत ज्यादा संभावना है। प्रश्न है, भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, इससे क्या क्या लाभ होते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बच्चों, जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, बहुत उद्देश्य वाली परियोजना है ये, बहुउद्देशीय नदी घाटी। तो बहुत सारे उद्देश्य कहां से आ रहे हैं, नदी से मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे उद्देश्य की पूर्ति हमें नदी घाटी से प्राप्त हो रही है। तो उसी की बात कर रहा है कि भारत में जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, उससे आप क्या समझते हैं और इसका लाभ बताना है, ठीक है। इसमें लाभ पूछे हुए, कभी कभी आपको पूछ देता हानि बताइए, ठीक है। तो लाभ हानि दोनों आप लिख दो, उसमें बेहतर रहेगा। तो इसमें जो है मुख्य नदी और सहायक नदियों में बहुत सारे, भारत के मुख्य नदी हो, सहायक नदी हो, वहां बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनाया गया है, ठीक है। ये नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का क्या मुख्य उद्देश्य है कि भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, भारतीय लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, और दूसरा देशवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाना, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। देखो हुआ क्या है बच्चों, बहुत सारे नदियों में बाढ़ आ जाता है, नदी तो चल रही है अपनी राह में, तो उसका क्या हुआ है कि बहुत बारिश के समय में, खासकर बरसातों में, वो नदी इतना ज्यादा उसमें पानी आ जाता है कि उसमें बाढ़ आने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और पहाड़ी क्षेत्रों में बाढ़ नहीं आकर मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आता है, जो कि हमारे अनाज के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो क्या पहाड़ी क्षेत्रों में तो उत्पादन नहीं हो रहा अनाज का, ठीक है, खाद्य पदार्थों, तो उसमें जो है पठारी क्षेत्रों में क्या करते हैं, ये दो पिक्चर हम यहां दिखा रहे हैं, ठीक है। देखो पठारी क्षेत्रों में इस तरह का एक बांध बनाया जाता है, एक पैरेलल बांध बना दिया गया, ठीक है। तो बहुत लंबा बांध बना दिया जाता है, जिसके कारण नदी का पानी जो है बारिश में एक तरफ रुक गया है। इसमें भी दिखाया गया है, इसमें भी दिखाया गया है कि एक तरफ ये बांध बना दिया गया, सीधा पैरेलल एक बांध बना दिया गया है पठारी क्षेत्रों में, और वो पानी जो है एक तरफ रुक गया।
एक तरफ पूरा बाढ़ आ गया, बहुत बड़ा डैम कहो, बहुत बड़ा क्षेत्र में पानी ये फैल जाता है। वहां पर कोई डैम नहीं बनाया गया, सिर्फ एक ये आपको बांध बना दिया गया, जिसके कारण पूरा का पूरा जो है दूसरे तरफ ये आपको फैल गया है। ठीक है, तो इसमें जो है हमने बताया कि पूरा का पूरा पानी एक तरफ रुक गया, और इसमें कुछ देखोगे आप, दरवाजा टाइप का, फाटक टाइप का खोल दिया जाता है कि दूसरे तरफ पानी बहुत ज़्यादा भर जाने से, और नदी के दूसरे साइड जो है, एक साइड पानी बहुत ज़्यादा भर गया, दूसरे साइड जो नदी का पानी बिल्कुल कम हो गया, तो उस स्थिति में ये फाटक खोल दिया जाता है, तो पानी वहां से निकलने लगता है। तो क्या हुआ, एक तरफ पानी बहुत ज्यादा भर गया और दूसरे तरफ पानी बहुत ज्यादा कम हो गई। तो ये स्थिति इस तरह से बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में बांध बनाकर नदी का पानियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है बच्चों, इसमें आप लिखोगे कि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू ने, इन्होंने कहा था कि आधुनिक भारत का मंदिर है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। उनका कहना में बहुत हद तक सही था और सही है, क्योंकि इसके आने के बाद एक क्षेत्र में बाढ़ जहां बनती थी, जो कृषि प्रभावित क्षेत्र थी, जो कृषि प्रधान क्षेत्र था, वहां बाढ़ आता था, तो वो बाढ़ आना वहां समाप्त हो गया। ठीक है, इस चीज को हम लोग देखेंगे, और वहां पर कृषि होना प्रारंभ हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी नदी घाटी परियोजनाएं भारत में बनी है। उसमें 2-3 उदाहरण आप दे देना। दामोदर घाटी परियोजना, जो कि दामोदर नदी पर बनाया गया है, यह स्वतंत्र भारत का प्रथम नदी घाटी परियोजना था। ठीक है, दूसरा है सोन घाटी परियोजना, 1874 में बनाया गया था, यह सोन नदी पर। ठीक है, तीसरा है सरदार सरोवर बांध, ये नर्मदा नदी पर बनाया गया परियोजना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखना है हम लोगों को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ। इसको हमने इस तरह से एक डायग्राम के थ्रू बना दिया है, लेकिन आप चाहो तो इसको लाइन वाइज, पॉइंट वाइज लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका जो लाभ है बच्चों, सबसे पहला लाभ है कि बाढ़ नियंत्रण हो गया। पठारी क्षेत्र से जो नदियां, पहाड़ी क्षेत्र से जो नदियां निकली, वो तेजी से, और मैदानी क्षेत्र में जब पहुंचा तो मैदानी क्षेत्र में जो बाढ़ आ रहा था, बांध बनने के कारण ये बाढ़ समाप्त हो गया, आना नियंत्रित हो गया, कम आने लगा, कम क्षेत्रों में बाढ़ आने लगा। ठीक है, दूसरा फायदा क्या हुआ, मृदा का अपर्दन, बाढ़ के कारण, पानी के तेज बहाव के कारण जो था, मैदानी क्षेत्रों में मृदा का अपर्दन हो रहा था, वो रुक गया। अपर्दन मीन्स, मृदा का अपर्दन मीन्स मृदा जो कट कर बह रही थी। देखते हो पानी जब नदी बहता है या पानी बाढ़ आता है कहीं, तो पानी का रंग मटमैला हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ मिट्टी को घोल के ले जा रहा है। मिट्टी को जो घोल के ले जा रहा है, तो वो मृदा को काट के ले जा रहा है। घोल के ले जा रहा मीन्स काट के ले जा रहा मीन्स अपर्दन मृदा का वो कर रहा है। ये दूसरा लाभ मिल गया कि अपर्दन कम होगा, जब बाढ़ ही नहीं आएगा तो अपर्दन नहीं होगा। तीसरा लाभ हो गया पेयजल की समस्या, जो बाढ़ वाले क्षेत्र में पानी का पीने वाले जल की समस्या थी, वो समाप्त हो गई, पेयजल की समस्या। तीसरा जो हो गया सिंचाई हेतु जलापूर्ति। ठीक है, सिंचाई के लिए हमें जल भी प्राप्त हो गया, क्योंकि वो जो नदी जो था, देखो आप, नदी जो था बच्चों, नदी का पानी इधर रोक दिया गया और यहां पर बहुत बड़ा डैम टाइप का बन गया। ये जो पानी थी, इसको छोड़ा गया गर्मियों में, तो यहां से जो पानी निकल के आया, वो एक नहर का काम करेगा उसी नदी का, और उस नदी के पानी से सिंचाई बहुत अच्छी तरह से की जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ, सिंचाई के लिए जलापूर्ति हमें प्राप्त हो गई। दूसरा है विद्युत उत्पादन। जो भी पहाड़ी क्षेत्रों में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनाया जा रहा है बच्चों, वहां उसका एक उद्देश्य, बहुत बड़ा उद्देश्य है कि वहां से बिजली का उत्पादन कराया जा सके। अगला लाभ जो है उद्योगों के लिए जलापूर्ति। जानते ही हो कि अधिकांश उद्योग, बड़े बड़े उद्योग नदी किनारे बसे हुए हैं, तो बड़े नदी उद्योगों को जल चाहिए, तो उद्योगों को जल भी आपूर्ति इनसे कराई जाती है। ठीक है, उसके बाद परिवहन। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए मनोरंजन,
मनोरंजन के लिए वहां पर नाव वगैरह चलाना या तैराकी करना, इस तरह का। उसके बाद वहां पर मत्स्य पालन, जो बड़ा सा डैम बन गया, वहां पर मछली का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। तीसरा है पर्यटन, पर्यटन के दृष्टिकोण से भी वो अच्छा क्षेत्र उसको डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद है अगले, ठीक है, इतना सारा आपको ये लाभ है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को। इसे आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो। पॉइंट वाइज जब आप लिखोगे तो आपको अधिक अंक प्राप्त होंगे, या आप कहो कि पूरा का पूरा अंक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपको नदी घाटी परियोजना का लाभ, ठीक है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का उत्पन्न समस्याएं, इसे भी आप लिख सकते हो बच्चों। अगर जो सवाल में समस्या आ गया तो इसे विस्तार से लिखना, अगर जो समस्या नहीं आता है उसमें लिखने के लिए सिर्फ लाभ पूछा जाता है तो एक आध पॉइंट इसमें लिख सकते हो, अन्यथा इसको छोड़ सकते हो इस प्रश्न में। तो इनकी समस्या क्या है बच्चों कि ये जो है जल के प्रवाह को अवरुद्ध कर दे रहा है। नदी का जल जो प्रवाहित हो रहा था अपने बांध बनने के पहले, नदी में जो बांध बना उससे पहले जो नदी के प्रवाह था अपने प्राकृतिक रूप से प्रवाह में बहे जा रहा था, तो उसको अवरुद्ध कर दिया गया। तो अवरुद्ध करने से क्या हुआ कि पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों से जो बलुआई मिट्टी लाया जा रहा था काट काट कर, वो वहां पर कहीं पर लाके एक जगह जमा कर दिया जाएगा नदी के द्वारा। तो नदी के तल में अवसादों का जमा होने लगा, तो नदी की जो तल था वो गहराई कम होने लगा। उस गहराई के कम होने से क्या समस्या उत्पन्न हो जाती है कि जलीय जीव में का जो है वहां भोजन मिलना उसे कठिन हो जाता है, उसका प्रजनन में उसके समस्या होती है, और वो जलीय जीव स्वच्छंद विचरण नहीं कर पाती है, क्योंकि कभी बहाव बहुत ज्यादा रहेगा, कहीं पे तली में उसके अवसाद जमा होने लगेंगे तो उसके अंडे समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है जलीय जीव अपना अंडा कहीं कहीं दे देता है नदी के तलों में, तो अगर जो अवसाद आके जमा हो जाएंगे तो उसका अंडा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो है बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ की समस्या कैसे उत्पन्न होती है? हमने तो कहा कि बाढ़ की समस्या समाप्त हो जाती है। तो बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है, देखो क्या होता है ना, इस पिक्चर को फिर से ध्यान से देखो। बाढ़ की समस्या, जैसे ये बांध बना तो यहां पर तो एक नदी का धार बह रहा था पठारी क्षेत्रों में, तो बांध बनने के कारण क्या हुआ कि इसके बांध के विपरीत साइड वाले क्षेत्र में ये पानी फैल गया बहुत बड़े क्षेत्रों में। बहुत बड़े क्षेत्रों में फैलने के कारण दूसरे क्षेत्र में बाढ़ आ गया, इधर के क्षेत्रों में बाढ़ आ गया, ठीक है। दूसरे क्षेत्रों में, इधर कृषि वाले प्रधान क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या समाप्त हो गई, लेकिन इसमें तो बाढ़ की समस्या बन गई। यहाँ पे तो पेड़ पौधे कट गए, जीव जंतु यहाँ से पलायन कर गए, तो बाढ़ की समस्या यहाँ उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। दूसरा जो इसमें लिखोगे आप, भूकंप का खतरा। देखो पृथ्वी जो है एक 9th में आप लोग पढ़े होंगे, प्लेट के रूप में सभी पृथ्वी में बहुत सारे प्लेट हैं, तो प्लेट में भी पानी एक जगह जमा हो रहा है तो वो प्लेट भी हिलने लगता है, तो इसके कारण क्या होती है, भूकंप की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो भूकंप की बांध बनने के कारण भूकंप खतरा उत्पन्न हो जाता है, भूकंप का खतरा उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद लिखना नेक्स्ट पॉइंट में, बड़े जलाशयों के निर्माण में जंगलों को बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है। अब जलाशय बड़ा सा निर्माण होगा तो जंगल तो समाप्त होंगे ही होंगे। इसके बाद जो है कई राज्यों के बीच में जल बंटवारे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब मान लो कि केरल में बांध बना दिया गया, ठीक है, कावेरी नदी में, तो बांध केरल ने बनाया तो तमिलनाडु जो है उस पर विवाद उत्पन्न करेगा कि आपने बांध बनाकर पानी रोक लिया अपने क्षेत्रों में, तो क्या होगा, केरल और तमिलनाडु के बीच में जल विवाद प्रारंभ हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि कई राज्यों के बीच में जल बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जब भी आप लिखो बच्चों तो एक निष्कर्ष जरूर लिखना, ठीक है। निष्कर्ष के बिना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो अधूरा रह जाता है। तो निष्कर्ष में लिखोगे कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से कृषि
कृषकों को बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है, तो वहीं प्राकृतिक परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम को नुकसान भी हो रहा है। ठीक है, मानवीय जनसंख्या जो वहां पर आदिवासी लोग हैं उस क्षेत्र में, पठारी क्षेत्रों में तो अधिकांश पहाड़ी या पठारी क्षेत्रों में आदिवासी ही बसते हैं, तो आदिवासी जो मूल निवासी वहां के हैं उन लोगों को वहां से पलायन करना पड़ता है, इसलिए उन्हें नुकसान है। तो ये लिख देना निष्कर्ष में। उसके बाद बच्चों जो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे, ठीक है, उस पर भी देख लो। इसमें जो इस अध्याय में वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे, बृहद क्षेत्र, पहला प्रश्न है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। ठीक है, दूसरा प्रश्न है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो अभी मैंने बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तीसरा प्रश्न है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक का। अभी हमने बताया कि आर्सेनिक का पश्चिम बंगाल और बिहार में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई है। अगला प्रश्न जो है विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो वो है 96.5%। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया? 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न कदबन जलाशय योजना किस राज्य से संबंधित है? यह बिहार राज्य से संबंधित है। सातवां प्रश्न है भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है सिंचाई में। ध्यान रखना, इस तरह के सवाल आएंगे। तो बच्चों ये इस अध्याय से इतना ही सवाल आने की संभावना है। और अगला अध्याय जो है वन एवं वन प्राणी संसाधन, हमने अभी जल संसाधन देखा, अगला अध्याय कौन सा है? वन एवं वन प्राणी संसाधन। ठीक है, वन एवं वन प्राणी संसाधन। बच्चों आप लोग जान रहे हो कि भारत में जो है वन बहुत ही कम हो रहा है, तो जंगलों के कम होने से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। सबसे पहले अगर जो तुमसे पूछ दें कि बताओ कि वन के कटने से कौन समस्या उत्पन्न हो रही है, तो तुम सीधे कहोगे सर ऑक्सीजन कम हो गया है। तो बच्चा बच्चा जान रहा है कि वन के कटने से क्या समस्या उत्पन्न हो रही है। तो वन एक संसाधन है, जब हमें वो ऑक्सीजन दे रहा है तो क्या हो गया? वो संसाधन हो गया हमारे लिए। तो संसाधन, वन के संसाधन पे क्या प्रश्न आएगा? यहां से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस तरह बन सकता है बच्चों, वृक्षों के घनत्व के आधार पर भारत में वनों का वर्गीकरण कीजिए और सभी वर्गों का वर्णन विस्तार से कीजिए। ठीक है, तो इसका घनत्व कैसे कैसे किस तरह का घनत्व है भारत में, उसका हमें देना है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे पहले कि पूरे विश्व में वन विस्तार के दृष्टिकोण से भारत 10वें स्थान पे है। भारत में करीब 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि में वन है और 2019 के अनुसार ये जो डाटा है बच्चों 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि, ये 2019 के अनुसार है। ठीक है, तो 2019 के अनुसार ही भारत में 24.56% भूभाग पर वन है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि भारत में कितनी प्रतिशत भूभाग पर वन है, बिहार में कितनी प्रतिशत भूभाग पर वन है। तो यहां आप लिखोगे कि 64.56% भूभाग पर वन है भारत में। उसके बाद लिखना कि भारत में वनों का विस्तार असमान है। कहीं देखते हो कि वन बहुत ज्यादा है किसी राज्य में है, कहीं वन कहीं है ही नहीं। ठीक है, तो उसको कहते हैं असमान है या बहुत कम है। तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में, ठीक है, और मध्य प्रदेश में वनों की दृष्टि से काफी समृद्ध है। पूर्वोत्तर राज्य और मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तो 90% भूभाग जो है वनच्छादित है। ठीक है, ठीक है, इस चीज को हम अभी मानचित्र में दिखाएंगे बच्चों। वनों के घनत्व के आधार पर भारत को 5 वर्गों में रखा गया है, भारत के वन को। ठीक है, भारत में जो वन है उसको 5 वर्गों में रखा गया है। पहला है अत्यधिक सघन वन, दूसरा है सघन वन, तीसरा है खुले वन, चौथा है झाड़ियां एवं अन्य वन, पांचवा है मैंग्रोव वन। ठीक है, 5 वन का प्रकार दिया गया है। इसको हम चित्र के माध्यम से भी दिखाए हैं। अत्यंत सघन वन जो है देखते हो इतना डेंस है, इतना डेंस है, इसकी विषय में कहा जाता है कि अगर जो आप दिन में भी चले जाओ इस तरह के वन में तो वहां अंधेरा रहेगा, क्यों? इतना घना वन है। ठीक है, सघन वन भी इसी तरह का है कुछ, लेकिन इसमें
पेड़ पौधों की संख्या कम हो जाती है। खुले वन जो कि आपको आम मिल जाता है सड़कों के किनारे या फिर जू वगैरह में, चिड़ियाखाना जिसे कह रहे हो, तो खुले वन के की उसे दी गई उदाहरण दिया गया है। झाड़ियां जो है बहुत कम क्षेत्रों में जो पेड़ पौधे फैला हुआ हो, 2-4-10 पेड़ यहाँ है, 10 पेड़ कुछ दूरी के बाद है, तो उस तरह की या छोटी छोटी झाड़ियां, लताएं, सबको जो है अब वन की श्रेणी में रख दिया गया है। मैंग्रोव वन जो होता है बच्चों, ये आपको समुद्र के किनारे जहां पर नदियां आपको ये जाती है, समुद्र में मिलती है, वहां पर मैंग्रोव वन पाया जाता है। ठीक है, उसका सबको हम डिटेल्स विस्तार पूर्वक अभी बताएंगे। तो यहां पर जो है बच्चों अत्यधिक सघन वन जो है आपको मध्य प्रदेश में पूर्वोत्तर राज्यों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश नहीं, पूर्वोत्तर राज्यों में, इसमें आसाम और सिक्किम को छोड़ दिया जाए तो ये पूर्वोत्तर राज्य है। ठीक है, ये पूर्वोत्तर राज्य में जो है अत्यधिक सघन वन पाया जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद इसमें जो अत्यधिक सघन वनों का जो घनत्व है 75% है। ठीक है, उसके बाद सघन वन है, तो सघन वन जो है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में। ठीक है, इसका प्रतिशत 3% है भौगोलिक क्षेत्र में। तो इसमें देख लो आप, मध्य प्रदेश सघन वन, अत्यधिक सघन है सघन वन में मध्य प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, उसके बाद असम, ये सभी क्षेत्रों में जो है, उत्तराखंड, ये सभी क्षेत्रों में आप देखोगे कि अधिकांश जो है सघन वन पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यानी हिमालय के तराई में जो आप कह सकते हो सघन वन है, और यहाँ पर जो उत्तर पूर्वी जो है ये भी पर्वतीय क्षेत्र है, तो ये इसमें भी अत्यधिक सघन वन पाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश क्या है, पठारी क्षेत्र है, तो यहाँ पर सघन वन पाए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है खुले वन। खुले वन जो है आपको बच्चों ये लगभग 7% है पूरे भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे। इसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम। ठीक है, ये भी जो भी क्षेत्र देख रहे हो, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम, ये लगभग सभी आपको पठारी क्षेत्र हैं या पर्वतीय क्षेत्र हैं। ठीक है, उसके बाद है अगला झाड़ियां एवं अन्य वन। झाड़ियां एवं अन्य वनों में आपको राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखते हो, वहां पर कांटेदार झाड़ियां मिलती है राजस्थान के क्षेत्रों में। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, देखो क्या है, झाड़ियां यहाँ पर मरुस्थलीय होने के कारण, मरुस्थलीय भूमि होने के कारण यहाँ पर झाड़ियां मिल रही हैं। और जबकि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जो है आपको कृषि प्रधान राज्य हैं, यहाँ पर कृषि कार्य बहुत ज्यादा होते हैं, तो इन क्षेत्रों में क्या है, बड़े बड़े पेड़ पौधों को काट दिया गया। काट देने के कारण यहाँ बस झाड़ियां बच गई है, बहुत कम वन पाए जाते हैं। तो कृषि क्षेत्रों में वन झाड़ी के रूप में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन की बात कर रहे थे अभी हम, तो मैंग्रोव वन में जो अभी है वो आधा मैंग्रोव वन जो है वो सुंदर वन में, यानी पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, ऐसा होता है कि जहां भी आपको डेल्टा, जो भी नदी समुद्र में मिलते समय डेल्टा का निर्माण करती है, वहां पर दलदलीय भूमि हो जाता है। दलदलीय भूमि होने के कारण जो है वहां पर मैंग्रोव वन पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो वो पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन है, यहाँ पर पूरे भारत का आधा भाग, जितना भी सुंदरवन भारत में मिल रहा है उसका आधा जो है पश्चिम बंगाल में मिल रहा है। उसके बाद जो है मैंग्रोव वन आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी, केरल, दमन दीव में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो आपको हमने स्लैब बताया, पांचों वर्ग विभाजित करके बताया, इसमें आप देख रहे होगे, कहोगे कि सर अगर जो भारत में पर्वतीय और पठारी क्षेत्र नहीं होते तो जंगल बिल्कुल नहीं होता, या दलदलीय क्षेत्र भारत में नहीं होता तो बिल्कुल आपको वन बिल्कुल भारत में नहीं होते हैं, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि कृषि के लिए हमें भूमि कम पड़ रही है। ठीक है,
तो दलदलीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र के कारण भारत में आपको वन पाए जा रहे हैं, अन्यथा वन नहीं पाए जाते हैं। आप निष्कर्ष में ये पॉइंट लिख सकते हो उस प्रश्न में। अगला जो प्रश्न बन रहा है बच्चों, वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। वन का पर्यावरण में क्या महत्व है? ठीक है, आपको जैसे आपसे हमने कहा कि वन काट दें तो क्या समस्या होगी, तो आप सीधे बोले सर ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। तो वही सवाल है कि वन के पर्यावरणीय महत्व को बताएं, पर्यावरण में क्या उसका महत्व है, उस चीज को आपको लिखना है। ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी को वन अगर जो चारों तरफ से घेरे हुए है तो एक सुरक्षा कवच के रूप में घेरे हुए हैं। कैसे? धूप आया, धूप आने से पृथ्वी पर वो पेड़ पौधे के हुए धूप को रोक दिए, धरती क्या हुआ, ठंडा रहा, गर्म ज्यादा नहीं हुआ, उष्ण ज्यादा नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद बारिश हुआ, तो बारिश जब होता है तो देखते हो मिट्टी कट के बहने लगती है पेड़ पौधा नहीं रहने पर, और जब पेड़ पौधा रहेगा तो मिट्टी कटेगी कम। ठीक है, तो उर्वरा मिट्टी कम कटती है। उसी प्रकार आप इसलिए कह सकते हो कि ये एक सुरक्षा कवच के रूप में आपको पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है वन। ठीक है, मानव के लिए संसाधन मात्र नहीं है ये वन। क्यों? क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, इकोसिस्टम को बनाने में कोई भी वन में देखते हो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत तरह के जीव जंतु निवास कर रहे हैं। शेर जो है बकरी खा रहा है, बकरी घास खा रहा है, कीट पतंगे जो है छोटे छोटे पेड़ पौधों के पत्तियों को खा रहा है, उसको कुछ चिड़ियां पक्षी खा रही है। तो एक इकोसिस्टम डेवलप किए हुए है। ठीक है, तो जिसके कारण जो है पूरा का पूरा हमारा पृथ्वी बैलेंस है। तो क्या कह रहा है ये चीज कह रहा है यही कि मानव के लिए संसाधन मात्र नहीं है पेड़, वन ये एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। इसके बाद इसमें लिखोगे कि वनों के कारण जो है पृथ्वी पर तापमान और वर्षा दोनों प्रभावित होती है। हमने बताया कि तापमान जैसे सूर्य से पृथ्वी पर जो प्रकाश आ रही है, तापमान आ रहा है, वो उसे रोकता है और पृथ्वी का स्थल खंड गर्म नहीं हो पाता है, तो तापमान बैलेंस हो गया। दूसरा चीज है कि जहां पेड़ पौधे ज्यादा रहेंगे, नमी मिलती है, नमी के कारण वहां बारिश हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वनों के उपस्थिति से सभी जीव जंतुओं को शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होता है। सही बात है, वन मानव के आर्थिक जीवन को भी प्रभावित करता है। ठीक है, वनों की लकड़ियों से हम लोग बहुत सारे फर्नीचर बनाते हैं, घर के लिए इमारती लकड़ियां प्राप्त करते हैं, वनों से हमें रबड़ प्राप्त होता है, कॉर्क प्राप्त होता है, फल मिलते हैं, मसाले मिलते हैं, चाय पत्ती मिलती है, जितना लिख सकते हो लिख दो। वन से हम लोग कितना चीज प्राप्त करते हैं, और हमें इसलिए हम कह सकते हैं कि वन जो होता है मानव के आर्थिक जीवन को प्रभावित करती है। ठीक है, अतः वन मानव एवं पर्यावरण दोनों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, परंतु वनों के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में जलवायु की स्थिरता, जलचक्र विनिमयन और तथा सैकड़ों हजारों जीवों के निवास स्थान प्रदान, मतलब ये जो है वन जो है बहुत सारे कार्य करते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तो है ही मानव के लिए। उसके अलावा जलवायु को स्थिर रखना, बारिश होती है जहां वन रहेगा वहां ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, जल चक्र जो है पृथ्वी से या फिर क्या कहते हैं नदियों से या तालाबों से, जो भी पेड़ पौधों के चारों तरफ तालाब रहते हो जल्दी देखोगे सूखता नहीं है। तो जल चक्रण में भी बहुत सारा भूमिका निभाता है। अंडरग्राउंड वाटर को, भूमिगत जल को ये बढ़ावा देता है। जीवों के लिए तो ये निवास स्थान है ही है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न बन रहा है बच्चों, इसमें वन विनाश के कोई दो प्रमुख मुख्य कारण को अंकित करें। वन विनाश यानी वन के समाप्त होने के
वन को समाप्त करने का कोई दो कारण, किस कारण से वन, हम लोग मनुष्य जाति या वन पृथ्वी पर से समाप्त हो रहा है, उसका दो कारण देना है। तो इसका दो कारण तो बहुत आसान है, आप 10-20 कारण लिख सकते हो, है ना। पहला कारण लिख दोगे कि कृषि भूमि के को प्राप्त करने के लिए हम लोग जंगल को समाप्त कर रहे हैं। दूसरा कारण लिख दोगे पशु चारण या ईंधन के लिए वनों को समाप्त कर रहे हैं। प्राचीन काल में लकड़ियों से ही ईंधन प्राप्त किया जाता था, लेकिन अब जो है कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए तो है ही, अब जो है जमीन पे मकान बनाने के लिए, उद्योग बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, रेलवे लाइन बनाने के लिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उद्योग बनाने के लिए आपको पेड़ वन को काट रहे हैं। तो वन की कटाई के विनाश के कई एक कारण हैं, उसमें से एक दो आप लिख देना। एक प्रश्न बनता है चिपको आंदोलन क्या है बच्चों। चिपको आंदोलन ऐसा पॉइंट है बच्चों कि हर एक विषय में आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। पॉलिटिकल साइंस में भी चिपको आंदोलन आप पढ़ रहे हो, साइंस में भी आप चिपको आंदोलन पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी में भी पढ़ रहे हो। तो चिपको आंदोलन तो हम समझते हैं आप में चिपक गया जाके, बिल्कुल एकदम चिपका हुआ है, वो हटने का नाम ही नहीं लगा। चिपको आंदोलन क्या है, उत्तर प्रदेश टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिला में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा वहां के पेड़ पौधों को काटने के लिए वहां के जनजातियों द्वारा 1972 में चलाई गई एक योजना थी। ठीक है, सब तो यही रट रहे हो, तो बस चिपको आंदोलन पे लिख दो। उसके बाद इसी चिपको आंदोलन के कारण जो है पूरे भारतवर्ष में वृक्षों को रोकने के, काटने से रोकने के लिए, यानी इस वृक्षों को संरक्षण देने की एक प्रेरणा पूरे भारतवर्ष में दौड़ी। ये चिपको आंदोलन का एक बहुत बड़ा ये निकला, रिजल्ट निकला कि चिपको आंदोलन के कारण सिर्फ जो है पूरे भारतवर्ष में वृक्षों को कटने से रोकने के लिए एक आंदोलन चल गया है, संरक्षण के लिए वृक्षों को नहीं काटा जाए, क्योंकि इससे जो है पूरा का पूरा पृथ्वी का पारिस्थितिकी तंत्र सिस्टम जो है समाप्त हो जाता है। इससे हम लोग मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित तो होते ही, अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित होते हैं। इसलिए वनों को काटना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। ठीक है, इसके बाद जो है इस अध्याय में बच्चों ऑब्जेक्टिव सवाल भी बहुत सारे आते हैं। इस ऑब्जेक्टिव सवाल में बिहार में कितने, पहला ऑब्जेक्टिव सवाल जो है, प्रश्न जो है वो पूछ सकता है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन फैला हुआ है, तो ये 7%। ठीक है, दूसरा सवाल है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो वो मध्य प्रदेश, इसमें ऑप्शन में देख लेना, इसमें मध्य प्रदेश है। तीसरा सवाल है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है 3 वर्गों में। ठीक है, ये सवाल आप जरूर देख लेना। उसके बाद जो है अगला सवाल ऑब्जेक्टिव है संविधान की धारा 221 का संबंध है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ठीक है, पांचवा जो है मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार सुंदरवन में मिलता है। हमने कहा ना भारत में आधे क्षेत्रों में सुंदरवन में मैंग्रोव वन मिलता है। मैंग्रोव वन जो है पूरा भारत के, जितना भारत में पूरे भारत में है उसमें आधा जो है सुंदरवन में मैंग्रोव वन प्राप्त होता है। अगला जो सवाल है किस वर्ग की विलुप्त प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है, तो वो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, है ना, पूरी तरह से समाप्त हो गया। ठीक है, वनस्पतियों के समाप्त होने से पक्षी वगैरह, मछलियां वगैरह सब के सब समाप्त हो जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह चलो बच्चों आज का ये कक्षा मैं समाप्त करूंगा, लेकिन आप लोग इस वीडियो को देखें और पूरा देखें। मेरा प्रयास रहा कि जो 2022 के बोर्ड में सवाल आएगा वो सारे सवाल जो आने की संभावना है उनको लाके हम आपके सामने रख दें, और ये देखते हैं आपके एग्जाम के बाद कि किस तरह का सवाल आता है। आप लोग कंटिन्यू ही पढ़ाई करो। चलिए ठीक है बच्चों, आज की कक्षा के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट कक्षा में मिलते हैं। जय हिंद।